देखिए पॉलीसेकेराइड्स के बारे में अब जैसे मैं बता दूं पहले आपको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या होता है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड रेफरेंस में सबसे पहले आता है एक टर्म स्टार्च। इसको प्लांट फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट कहता है ना। और आप जानते हो कि स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लीजिए स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है, ये स्टार्च ग्रेन्युलर है, स्टार्च का ग्रेन है, स्टार्च ग्रेन। तो इसमें आप देखिए, आप देखेंगे इसमें इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है। देखो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एमाइलोपेक्टिन कहा जाता है इसको। और ये जो अंदर आप देख रहे हो ये एमाइलोज होता है। मतलब स्टार्च के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन का अमाउंट ज्यादा होता है, ये अगर 4x अमाउंट में होगा तो एमाइलोज x अमाउंट में होता है। मतलब एमाइलोपेक्टिन का अमाउंट एमाइलोज से ज्यादा होता है। और ये एमाइलोपेक्टिन थोड़ा मतलब वाटर में ज्यादा गर्म पानी में ये सॉल्युबल हो जाएगा, नॉर्मल पानी में सॉल्युबलाइज नहीं होता, तो लेस सॉल्युबल होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये लेस सॉल्युबल होता है, ये ज्यादा सॉल्युबल होता है एमाइलोज। ठीक है। और अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे देखो कि एमाइलोज में और एमाइलोपेक्टिन में क्या फर्क होता है, तो देखिए एमाइलोज में क्या लिखते हैं, ऐसे देखो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का एक इस तरह का चेन मिलेगा आपको, ये देखो इस तरह का चेन होता है ग्लूकोज का। देखो अल्फा ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब देखोगे ये मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये सारे अल्फा ग्लूकोज होता है। और इसको कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। जानते हैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का ये 1 का पार्ट होता है और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये 4 का पार्ट होता है। सॉरी देखो ऐसे देखिए, अगर ये यहाँ पे 1 है तो ये 4 होगा ना, यहाँ पर ये 1 होता है, लास्ट ये कार्बन यहाँ पे 1 होता है। देखो ये 1 होगा यहाँ पर, तो ये 4 होगा, तो यहाँ तो 4 आएगा ना, इस एंड पे 4 आएगा और इस एंड पे 1 आता है। और याद रखना अल्फा ग्लूकोज का जो नंबर होगा इसमें ये 200 से 2000 के बीच में होता है। इसमें मतलब लीनियर चेन कहते हैं इसको, लीनियर चेन होता है, इसमें ब्रांचेज नहीं होते, इसको लीनियर चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज कह सकते हैं। ये क्या बताओ, इसको आप कह सकते हैं लीनियर चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज कहा जाता है। ब्रांचेज वगैरह इसमें नहीं होते, अनब्रांच्ड होता है एमाइलोज जो होता है। और ये देखिए एमाइलोपेक्टिन जो होता है देखो वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते रहेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है। इसमें ये 1, ये 4, यहाँ ये 4 होता है, यहाँ पर ये 1 आएगा, और इसमें ब्रांचेज होता है, ये ब्रांच होता है, देख ये सभी ब्रांचेज हैं बीच बीच में, तो इसको ब्रांच चेन कहा जाता है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। और याद रखना कि ये जो लिंकेज आप देखते हो यहाँ पे, इसको अल्फा 16 कहते हैं। जहां जहां ब्रांच होगा, देखिए ये वाला पार्ट वापस अल्फा 14 ही होता है, और इस एंड पे हमेशा 4 आएगा, ये भी 4 ही आता है। तो केवल इसी जगह से आप अटैचमेंट कर सकते हैं राइट हैंड का जो पार्ट होता है। ठीक हुआ, अभी भी ब्लड आ रहा है, अभी भी ब्लड है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? देखो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो ब्लड हुआ ही नहीं था। चलो ठीक है, अपना 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 आप सिस्टम चेक कीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर ये एमाइलोपेक्टिन है, देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज 2000 से 2 लाख तक हो सकता है। देखो इसमें नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज 2000 से 2 लाख के बीच में हो सकता है, ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और ये ब्रांच्ड होते हैं, इसको ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कहा जाता है। देखो एमाइलोपेक्टिन को ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कहा जाता है ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज है। इसमें 2 तरह का लिंकेज होता है, देखो इसमें 14 भी होता है और 16 भी होता है, लेकिन 16 केवल ब्रांचेस पे आएगा। बेटा एमाइलोपेक्टिन लेस सॉल्युबल होता है, एमाइलो ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। और याद रखना कि एमाइलोपेक्टिन के अंदर 2 तरह के लिंकेज होते हैं, अल्फा 14, अल्फा 16। 16 केवल ब्रांचेस पे आएगा, जैसे मान लो इसमें कितने ब्रांच है, 1 2 3 ब्रांच है इसमें, तो अल्फा 16 भी 3 ही होगा, केवल जहां पे ब्रांच होता है वहीं पे 16 होता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कहते हैं इसको। इसमें 2 तरह का लिंकेज मिलेगा आपको, अल्फा 14 भी और अल्फा 16 भी। 16 केवल ब्रांच के जगह पर मिलता है, जहां ब्रांच होगा वही 16 होता है, बाकी जितने भी लिंकेज देखते हैं वो 14 ही होता है। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी, एमाइलोज ज्यादा सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन लेस सॉल्युबल होता है। अरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना भाई एमाइलोपेक्टिन। समझ में आ गया? तो एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? एमाइलोज में केवल 14 लिंकेज मिलेगा, एमाइलोपेक्टिन में 14 भी होता है और 16 भी होता है, और केवल राइट एंड, देखो ये वाला एंड इसका रिड्यूसिंग होता है, ये इसका रिड्यूसिंग एंड होता है, राइट एंड पे होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पॉलीसेकेराइड्स का जो लास्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है राइट एंड की तरफ, वो रिड्यूसिंग होता है, ये एंड नॉन रिड्यूसिंग है, देखो ये एंड भी क्या है बताओ, ये भी नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये क्यों होता है ये आपको पता है? ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक? ठीक है। और देखो
अब देखो एक चीज याद रखना, जैसे अगर ये 1/4 है तो ये फिर देखो यहाँ पर 4 है, ये 1 होगा, यहाँ पर ये 4 आएगा, इसका ये 1 होता है, इसका 6 है देखो और इसका 1 होगा, तो देखो ये इसका 4 होगा, इसका 1 होगा, तो ये अगर 1 है नीचे क्या आएगा बताओ, 4 आएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखिएगा। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया पर डायग्राम बनाया हुआ है ब्रांच वाला, देखिएगा उसमें ध्यान से। तो जो ब्रांच है वही 16 है, याद रखना कि नंबर ऑफ अल्फा 16 कहते हैं, नंबर ऑफ अल्फा 16 जो होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस कहते हैं। नंबर ऑफ अल्फा 16 लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, वेरी सिंपल। अरे कोई भी ग्रेन, बेटा मैंने कहा कोई भी, जैसे राइस ग्रेन होता है वो भी तो स्टार्च का ही पार्ट है ना, तो राइस ग्रेन के अंदर की तरफ एमाइलोज मिलेगा आपको और बाहर एमाइलोपेक्टिन होता है। कोई भी ग्रेन है, कोई भी जो आप क्रॉप ग्रो करते हैं, तो जैसे राइस ग्रेन है, राइस स्टार्च होता है, तो राइस का सेंट्रल पार्ट जो होगा वो एमाइलोज होता है और बाहर एमाइलोपेक्टिन होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? स्टार्च तो वही होता है, राइस तो स्टार्च का ही पार्ट है। तो देखो ये हो गया एमाइलोपेक्टिन। इसके बाद देखिए प्लांट में एक और चीज होता है, देखो इसे कहते हैं ट्यूलिन। क्या है ट्यूलिन? ये भी स्टोरेज का पार्ट होता है। देखो देखिए ट्यूलिन कुछ जैसे रूट ऑफ डहलिया वगैरह में लगता है, रूट ऑफ डहलिया कहते हैं, इसमें ये अवेलेबल होता है। और ऐसे याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, देखो फ्रक्टोज का ये पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज पॉलीमर कहते हैं, ये बीटा फ्रक्टोज होता है एक्चुअली, और इसके बीच में 2-1 लिंकेज होता है, और इस फ्रक्टोज का नंबर 25 से 35 के बीच में होता है। तो इनुलिन डहलिया के रूप में मिलता है, ये बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इनुलिन क्या बताओ, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज कहा जाता है। और जो लिंकेज होता है दो फ्रक्टोज के बीच में, उसको बीटा 2-1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। और इसमें कितने फ्रक्टोज होते हैं बताओ? 25 से 35 के बीच में होता है। और इनुलिन जानते हैं आप, ये मेडिकली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है सर, ने पढ़ा होगा। हाँ भाई, हाँ जी, इनुलिन को यूज करते हैं टू मेजर द किडनी फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जीएफआर आप जानते हो। ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। ये तो प्लांट की बात करते हैं। अब देखो जो तीसरा पार्ट है इसमें, वो ग्लाइकोजन है जो एनिमल्स में होता है, ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। और आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन जो होता है, देखो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, देखो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स के बॉडी में होता है, स्टोर होता है ये लिवर में और मसल में।
ये आपकी बॉडी में स्टोर होता है लीवर और मसल्स में। और ग्लाइकोजन में होता है क्या, देखो स्ट्रक्चर इसका उसी तरह का है, एमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। इसमें भी देखो लिंकेज वही होता है, अल्फा 1,4 और ब्रांचेस काफी ज्यादा मिलेंगे। ब्रांचेज आर न्यूमरस, बहुत फ्रीक्वेंट ब्रांच होता है। तो अल्फा 1,6 भी होता है, बट नंबर ऑफ, देखो ये अल्फा ग्लूकोज इसके हैं, ये भी ब्रांच पॉलीमर होता है, अल्फा ग्लूकोज इसमें भी मिलेगा आपको। और इसका नंबर नियरली एक ग्लाइकोजन में 50,000 के आसपास होता है। नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज नियरली 50,000 के आसपास होता है। मोर ब्रांचेज आर देयर, याद रखना ग्लाइकोजन मींस मोर ब्रांच होता है। मोर ग्लोबुलर कहते हैं इसको, मोर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो ये ज्यादा अच्छे से स्टोर हो जाता है बॉडी में। एमाइलोपेक्टिन की जैसा ही होता है, यहां भी अल्फा 1,4 1,6 मिलेगा आपको। जहां ब्रांच है वहां 1,6 होता है, बट ब्रांच ये ज्यादा होते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होते हैं। और ग्लाइकोजन को आप जानते हैं, इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस जानते हैं आप, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस आप जानते हो। ग्लूकोज से, आपको पता है ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है, इसी प्रोसेस का नाम ग्लाइकोजेनेसिस होता है। और ये आपका एक रिजर्व फूड सब्सटेंस होता है ग्लाइकोजन। अब देखिए ग्लाइकोजन जैसे, अब बिल्कुल देगा क्यों नहीं देगा, आयोडीन टेस्ट जो होता है बिल्कुल देगा ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। ओवरऑल अल्फा ग्लूकोज यहां कम होता है, लेकिन ब्रांचेज ज्यादा होते हैं, मोर ब्रांच्ड कहते हैं, मोर कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं अब बात करता हूं स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में देखो, हम पहले बात करें सेलुलोज का, तो सेलुलोज को मोस्ट एबंडेंट, इसको मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। इसको मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं सेलुलोज को। तो प्लांट के सेल वॉल में मिलता है, पता है आपको? अरे ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस का नाम होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ये लीवर में होता है। उसी इवेंट को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सिंपल, लीवर के सेल्स में ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजन का बनना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन उसको जेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो कन्वर्जन होता है, ये आपके लिवर के सेल्स में होता है, हेपेटिक सेल्स में होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी श्रुति जी, समझ में आ गया आपको? देखो लीवर में बनता है, स्टोरेज लीवर में भी होता है, मसल्स में भी होता है, दोनों जगह होता है। बनता लीवर में है, इसका स्टोरेज लीवर में भी होता है और मसल्स में भी होता है। और लीवर में LEVR नहीं होता बेटा, LIVR होता है मिस्टर पराग जी। ये मैं फुली नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? और देखो ये है स्ट्रक्चरल में, देखिए स्ट्रक्चरल में पहला मॉलिक्यूल सेलुलोज है। सेलुलोज जिसको आपके अर्थ का मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। याद रखना इसको, इसको मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अर्थ कहा जाता है सेलुलोज को। ये प्लांट के सेल वॉल में मिलता है, पता है आपको ये चीज? और ये भी जानते हैं आप कि ये कैसे बनता है। देखो तो देखो इसमें भी कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं
ये भी लीनियर चेन पॉलीमर ही होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होता, अनब्रांच होता है, ये भी अनब्रांच होता है। लेकिन इसमें जो ग्लूकोज आप देख रहे हैं इसको बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ये 1,4 होता है इसमें, और इसका नंबर 600 से 6000 के बीच में होता है। यस, ये पॉलीमर ऑफ अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ब्रांचेज नहीं तो हेलिकल होता है, देखो इट मे बी लाइक दिस, सॉरी एनसीईआरटी में नॉन हेलिकल लिखा हुआ, हेलिक्स वगैरह नहीं बनता। एक तरह का स्ट्रेट चेन पॉलीमर कहा जाता है। सिंपली लिखिए, ये स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है जिसके अंदर एक सेलुलोज में 600 से 6000 तक नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज होता है, और लिंकेज को 1,4 कहते हैं। लिंकेज यहां पे 1,4 होता है, ठीक है। और आप जानते हो कि अगर आप स्टार्च को सेलुलोज से कंपेयर करते हैं तो ये जो स्टार्च का मॉलिक्यूल हेलिक्स बनाता है, ये हेलिक्स बनाता है ऐसे, और ये नॉन हेलिकल होता है। तो हेलिक्स में आयोडीन ट्रैप हो जाता है, आयोडीन ट्रैप हो जाता है, इसमें आयोडीन ट्रैप नहीं होता। तो कहते हैं आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होता है इसका। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेलुलोज के लिए निगेटिव होता है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं स्टार्च को सेलुलोज से, तो स्टार्च में जो आयोडीन का पार्ट होता है, आयोडीन इसके हेलिक्स में ट्रैप हो जाता है, तो आयोडीन टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेलुलोज नॉन हेलिकल होता है, तो इसमें आयोडीन ट्रैप नहीं होगा, तो वो नेगेटिव टेस्ट दिखाता है स्टार्च आयोडीन के लिए। ये डिफरेंस आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा सर। ये डिफरेंस आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्टार्च आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव देता है और सेलुलोज आयोडीन का टेस्ट नेगेटिव देता है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, पहला तो सेलुलोज हो गया, सेकंड देखिए इसमें आता है काइटिन। देखो काइटिन, चिटिन नहीं कहते, काइटिन कहते हैं, काइटिन, ठीक है। यस, ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर धनराज जी। देखिए, इसको सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये दूसरा सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज काइटिन, एंड दिस प्रेजेंट इन, बताओ कहां मिलता है ये? फंगस के सेल वॉल में होता है, और आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बनाता है, पता है ना? कहां का मिलता है? तो ये मिलता है फंगल सेल वॉल, और देखो क्या लिखते हैं बताओ, आर्थ्रोपोड्स एक्सो स्केलेटन कहा जाता है। और देखिए ये क्या होता है एक्चुअली, तो ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें कई सारे नैग का अटैचमेंट है। देखो ये भी अनब्रांच्ड पॉलीमर है, नैग, बीटा नैग कहते हैं, बीटा नैग, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और जो ये लिंकेज देख रहे हो बीच में, ये बीटा 1,4 लिंकेज होता है। यस, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ बीटा नैग, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ब्रांच नहीं होता इसमें, और ये एक होमोपॉलीमर है। देखो अभी तक जितने हमने एग्जांपल बताया आपको, सभी के सभी एग्जांपल्स किसके बताओ? इन सभी को होमोपॉलीमर कहा जाता है।
इन सभी को होमोपॉलीमर कहा जाता है। सब में एक तरह का यूनिट रिपीट हो रहा है, कहीं अल्फा है कहीं बीटा है, समझ में आ रहा है? तो ये सभी होमोपॉलीमर कहे जाते हैं। देखो सेलुलोज हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, चाहे वो काइटिन हो, ये सभी होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। सब में एक तरह का यूनिट रिपीट होता है। एक ही तरह का यूनिट अगर बार बार रिपीट होगा तो क्या बोलेंगे उसको? इसे सिंपली कहते हैं होमोपॉलीमर। इसे सिंपली होमोपॉलीमर कहा जाता है। तो काइटिन भी एक होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। कुछ एनसीईआरटी में हेट्रोपॉलीमर लिखा गया था पहले के एनसीईआरटी में, अब करेक्शन हो चुका है, तो याद रखिएगा, नो डाउट काइटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर, अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ बीटा नैग एंड एसिटाइल ग्लूकोसामिन। समझ में आ गया बच्चों सबको? हाँ जी, समझ में आ गया? इसको मिटा दूं सबको? लिंकेज बीटा 14 होता है। बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां भी होता है। बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहता है। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे एक टर्म यूज करते हैं, देखो हेमीसेलुलोज या पेक्टिन वगैरह होता है, या फिर एक टर्म यूज करते हैं आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये सब बेसिकली हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। बेटा बीटा होता है बीटा। अरे जब बीटा बीटा नैग है इसमें, तो अल्फा कहां से आ जाएगा? ठीक है, और आप जानते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड में ही एग्जांपल आप जानते हो, इसी में हाइलोनिक एसिड आता है, इसी में हिस्टाडीन भी आता है, इसी में अगार अगार भी आता है, बैक्टीरियल कल्चर में यूज करते हैं। देखिए बोन्स वगैरह में देखिए नाम लिखते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, म्यूसिलेज वगैरह होता है प्लांट्स में, ब्लूबेरी अल्गी वगैरह में मिलता है म्यूसिलेज कहते हैं। ये सब म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। हाँ जी, सब गोल भी होता है, भूसी। लोग इसको यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक करने के लिए। पेप्टिडोग्लाइकान वो तो बैक्टीरिया में है ना, कह सकते हैं वो भी। देखो पेप्टिडो मतलब प्रोटीन का पार्ट हो गया, ग्लाइकान कार्बोहाइड्रेट होता है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में पेप्टिडो वर्ड हम यूज नहीं करेंगे ना। पेप्टिडो आ गया वर्ड ना, तो पेप्टिडो क्या हो गया होता? वो तो प्रोटीन में चला जाएगा। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा हेटेरोपॉलीसेकेराइड के लिए। अरे हैलोनिक एसिड नहीं होता, जेली लाइक बिल्कुल होता है ये, एग वगैरह में होता है, एग में भी होता है और जॉइंट्स वगैरह में भी मिलता है, आपके साइनेगल फ्लूइड में मिलता है ये सब। एक तरह का ना लुब्रिकेंट होता है ये सब। और ये ह्यूमन एग के कोरोना रेडिएटा वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा देखो, आप जानते हैं कि जो फेलिंग टेस्ट होता है ना, टॉलेंस ग्रेडियंट भी होता है, और मेरे ख्याल से बेनेडिक्ट टेस्ट भी होता है।
ये सभी कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में यूज करते हैं इसको। ये वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? वो रिड्यूसिंग है और नॉन रिड्यूसिंग है। है ना? तो ये नाम भी याद रखिएगा, फेलिंग, टॉलेंस एंड बेनेडिक्ट। और कुछ पॉइंट बता दूंगा आपको कि फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फ्रक्टोज के बाद सुक्रोज आता है, सुक्रोज के नीचे ग्लूकोज आता है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। और उससे भी कम मीठा लैक्टोज होता है। ये स्वीटनेस के बारे में याद रखना है। सबसे ज्यादा फ्रक्टोज होता है, इसको प्लांट शुगर भी कहते हैं। तो फ्रक्टोज के बाद सुक्रोज है, उससे कम ग्लूकोज है, और सबसे अगर इन सभी में देखा जाए तो मिल्क शुगर जो होता है वो सबसे कम मीठा होता है। पॉलीसेकेराइड्स यूजुअली टेस्टलेस होते हैं, उनमें मीठापन नहीं होता। ये जो आप कहते हैं मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूजुअली मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स होता है। इटसेल्फ पॉलीसेकेराइड्स आर, मतलब उसमें स्वीटनेस नहीं आता। आप प्लांट का पत्ता खाकर देखिए तो आपको थोड़ा वो अजीब सा उसका टेस्ट आएगा, मीठा नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया सबको? हाँ, बिटर होता है ये राइट। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। अरे भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट जब होगा तो जो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा वो रिड्यूसिंग होगा, और जो नहीं देगा वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ये सभी रिड्यूसिंग होते हैं। और इसके अलावा जितने भी बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो टेट्रा हो, पेंटा हो या पॉली हो, वो सभी इटसेल्फ वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो जो टेस्ट पॉजिटिव देगा वो रिड्यूसिंग है, जो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। इसमें क्या है, समझ में आ गया? और मैं बता चुका हूं कौन सा रिड्यूसिंग। देखो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल डाई एक्सेप्ट, मैंने दो नाम बताया था आपको, सुक्रोज भी आता है इसमें, ट्रिहेलोज भी आता है इसमें। ये सभी रिड्यूसिंग में आता है, ये सभी क्या आता है, रिड्यूसिंग कहा जाता है। All monosaccharides, all disaccharides except sucrose and trehalose। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको, ड्राइव आता है ये। सब मिटा दूंगा अब ना, सब मिटा दूं इसको, सबने लिख लिया इसको? तो देखो प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन्स को कहते हैं हेटेरोपॉलीमर और एमाइनो एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, और प्रोटीन्स को मोस्ट डाइवर्सिफाइड
ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। वेरिएशन काफी ज्यादा है देखो, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो होता है अमीनो एसिड्स का, आप जानते हैं कि अमीनो एसिड्स वैसे तो कई तरह के होते हैं, 200 टाइप्स तक हो सकता है, जिसमें कहा जाता है 20 और रिमेनिंग जो होता है 20 जो होता है वो प्रोटीनियस होता है, शायद 20 भी कहीं लिखा जाता है, 20 याद रखिए। और रिमेनिंग नॉन प्रोटीनियस होता है, जैसे आप जानते हैं सिट्रुलिन होता है, ऑर्निथिन वगैरह होता है, ये सब प्रोटीन्स के बनने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कई तरह के अमीनो एसिड्स हैं, 20 जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बनने में पार्टिसिपेट करता है, तो वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा होता है। जैसे मैं कहूं कि A1, A2, A3, A4, A5, मान लो ये 5 अमीनो एसिड्स हैं, और अगर मान लो ऐसा कर दूं मैं A1, A3 और A2 कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। 5 इसमें भी है पर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल चलेंगे। और आप जानते हैं कि डीएनए डायरेक्ट करता है क्या बताओ, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये पता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, ये सब नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है जो प्रोटीन्स के बनने में पार्टिसिपेट नहीं करता। अमीनो एसिड्स कई तरह के होते हैं, नियरली 200, इसमें 20 जो कहते हैं वो प्रोटीनियस होता है, जो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जो डीएनए जिसको इन्वॉल्व करता है प्रोटीन्स के बनने के लिए। तो डीएनए जो होता है उसको पता है कि डीएनए का अपना एक कोड होता है, एंड दैट कोड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कि एक पेप्टाइड में किस तरह का सीक्वेंस होगा ये डिसाइड कौन करता है, डीएनए। देखो एक चेंज है, देखो यहाँ पे A2 A3 था, यहाँ पे A3 A2 हो गया, तो ये मॉलिक्यूल चेंज हो गया, दो अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो वेरिएशन काफी ज्यादा होता है इसमें, मोस्ट डाइवर्सिफाइड होता है। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया कि क्यों इसमें वेरिएशन होता है इतना ज्यादा। और कोई भी देखो, किसी भी दो जेनेटिकली जिसका जेनेटिक्स एक नहीं है, किसी भी दो इंडिविजुअल का जिसका जेनेटिक्स अलग है, उसमें प्रोटीन्स कभी मैच नहीं करते, प्रोटीन्स का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, है ना, तभी तो फिनोटाइप फर्क होता है। अगर प्रोटीन्स एक जैसे हो जाएंगे तो आपका फिनोटाइप भी जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, तो जानते हैं इसमें एक अल्फा कार्बन एटम होता है, यहाँ पे ऐसे एक एसिड लगा होता है, इधर NH2 लगा देते हैं, यहाँ पर एक R लगा होता है, और ये यहाँ पे H लगा होता है, या इसको ऐसे देखो, यहाँ पे लगा दो H और यहाँ लगा दीजिए R। जैसे बुक में क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो मीथेन का बॉन्ड को देखो CH H H H, ये जो तीनों है इसको आप हटा दीजिए, देखिए, या देखो इन तीनों को हटा दो आप, इस H को छोड़ दिया, देखो हमने यहाँ पे, तो मीथेन का ही डेरिवेटिव माना जाता है, मीथेन के ही डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं, तो अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें ये अल्फा सेंट्रल कार्बन एटम होता है जो कायरल होता है, एक्सेप्ट बताऊंगा आपकी ग्लाइसिन के बारे में,
एक्सेप्ट ग्लाइसिन। देखो चारों अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो कार्बन है इसको कायरल कार्बन कहते हैं। एक ही एक्सेप्शन इसमें आता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। फिनोटाइप पे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी फर्क देते हैं, बिल्कुल देते हैं। चलो यहाँ देखो, अब ये जेनेटिक्स में पढ़ना है ऐसा, यहाँ पहले बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लो। तो देखो ये जो कार्बन है इसको, हाँ ग्लाइसिन को एक कायरल कहते हैं, बताऊंगा कैसा क्यों होता है। ग्लाइसिन एक कायरल होता है, बाकी सभी कायरल ही होते हैं। और देखो सब में ये चीजें कॉमन है, NH2H और COH। ये जो R होता है इसको वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, R को वेरिएबल ग्रुप कहा जाता है। समझ में आ गया? अब आपको बता रहा हूं कि R के वेरी करने से क्या क्या फर्क पड़ता है। R के वेरी करने से क्या क्या डिफरेंस आता है वो आप देखिए। जैसे देखो, जैसे मान लो COH NH2H और यहां R के बदले मैंने लगा दिया H। देखो अब ये एक आयरन हो गया, इधर भी H इधर भी H। इस मॉलिक्यूल ग्लाइसिन कहा जाता है। इसे ग्लाइसिन कहते हैं। फिर देखो NH2 COH H और यहां R के बदले लगा दो CH3। इस मॉलिक्यूल को एलेनिन कहा जाता है। ये सभी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं। और देखो अगर ऐसा लगा हुआ है देखिए NH2 COH H CH2OH लगा हुआ है, इसे कहते हैं क्या? सेरीन कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको बेसिकली अल्कोहल कंटेनिंग कहते हैं। एक और नाम है थ्रियोनीन भी आता है। इन सबको अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कहते हैं। सेरीन को, थ्रियोनीन को, इसे अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड कहा जाता है। मिथ्योनीन में नहीं होता अल्कोहल, ठीक है। सेरीन और थ्रियोनीन होता है। इसके अलावा देखो जैसे ऐसा लिखा हुआ है NH2 COH H CH2 COH। आई थिंक ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है, ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड। और भी देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सबको याद नहीं करना आपको, ऐसे याद कर सकते हैं आप। सल्फर वगैरह होता है, सल्फर कंटेनिंग कहते हैं। इसी में आता है सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सल्फर कंटेनिंग कहते हैं। देखो फिर क्या लिखते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा जाता है। इसमें ट्रिप्टोफैन आता है, फिनाइल एल्निन भी आता है, टायरोसिन भी आ सकता है इसमें। और याद रखिएगा कि ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है और ट्रिप्टोफैन को मोस्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब सबका स्ट्रक्चर नहीं याद रखना आपको, आपकी एनसीईआरटी में 3 ही नाम तो दिया है, एलेनिन है, ग्लाइसिन है और सेरीन है, तो सभी के बारे में आपको स्ट्रक्चर भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखो ऐसे याद रखिएगा, जैसे टर्म मैं लिख रहा हूं एबी हिल एमपीटीटी, इसमें ए जो होता है इसको आर्जिनिन कहते हैं, बी को वैलिन कहा जाता है, एच को हिस्टिडीन कहते हैं, आई को आइसोल्यूसिन कहा जाता है, एल को ल्यूसिन कहते हैं, इस एल को लाइसिन कहते हैं, लाइसिन। ये मेथियोनिन है, फिनाइलएलनिन है, ये आपका थ्रियोनिन है और ये ट्रिप्टोफैन होता है। ये सभी जो होता है देखो इसमें ए और एच इसे कहते हैं सेमी इसेंशियल, और रिमेनिंग जो होता है देखो उसको इसेंशियल कहते हैं, रिमेनिंग को इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन को सेमी इसेंशियल में रखा जाता है। अरे सेरीन और थ्रियोनिन जो होता है इसमें अल्कोहल कंटेनिंग कहते हैं, इसमें अल्कोहल होता है, इसको अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये 10 वर्ड हैं, एबी हिल एमपीटीटी, नाम याद हो जाएगा। ये एम यहाँ पे मेथियोनिन है, पी यहाँ पर फिनाइलएलनिन है, फिनाइलएलनिन, टी यहाँ पे थ्रियोनिन है और एक ट्रिप्टोफैन होता है। इसमें ए और एच जो होता है उसको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, सेमी इसेंशियल इसलिए कहते हैं कि बच्चों में ही नहीं बनता, एडल्ट में बन जाता है बॉडी में, इन्फेंट्स में ये बाहर से देना पड़ता है बच्चों को, बच्चों में सही नहीं होता, एडल्ट में बनता है केवल। तो इसको सेमी इसेंशियल कहा जाता है। और जो भी नाम इसमें नहीं है वो नॉन इसेंशियल होता है, पता आपको, जो हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है, जो हमारे बॉडी में अवेलेबल है ट्रांसफॉर्मेशन से जो बन जाता है, जिसे हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है, उसको कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल कहते हैं उसको। ये सब नहीं बनता हमारे बॉडी में, और ए और एच बनता है केवल एडल्ट में बनता है, इन्फेंट्स में नहीं बनता है, तो सेमी इसेंशियल कहते हैं उसको। हाँ जी बच्चों, याद हो गया सबको ये चीज? हाँ भाई, याद हो गया सबको? ये सीक्वेंस पी यहां पर ये लिखा हुआ है ना, पी फिनाइलएलनिन, मेथियोनिन, M is for methionine, P is for phenylalanine, T is called threonine, and one T is called tryptophan. थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन लिखा हुआ देखो, एक टी थ्रियोनिन है और एक टी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब देखो एक टर्म याद रखिएगा, बहल, बाफ और बेसिक, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, इन तीनों को बेसिक अमीनो एसिड कहता है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा, देखो बहल, बाफ और बेसिक याद हो जाएगा, और जो बाद में तीन लगा हुआ है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब बेसिक में आता है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड।
इसे बेसिक अमीनो एसिड कहता है, तीनों। और देखो एसिडिक तो लिखा होता है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, आ और गा, आ के गा, है ना, आओ और गाओ, तो वो तो लिखा ही है, एसिड तो एसिड ही होगा। तो 3 बेसिक है, 2 एसिडिक है, और जो बाकी बचे हुए हो वो न्यूट्रल हो जाता है। ये भी समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और देखो लिख लिया सबने इसको? अरे ग्लूटामिक एसिड लिखा हुआ है भाई ऊपर, ग्लूटामिक एसिड। बहल बताइयो सर, अरे बताइयो, बताओ बताओ सर, बताइयो क्या होता है? अरे बहल का मतलब बा मतलब बेसिक हो गया ना, याद करने के लिए बता रहा हूं तुम्हें कि बा का मतलब यहाँ बेसिक हो गया, और 3 लगा हुआ है HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये तीनों बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। अरे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड होता है, इसमें क्या बताना है? ये एसिडिक होते हैं, 3 बेसिक होता है, बाकी बचे हुए सब न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? L फॉर लाइसिन, यस। ठीक है, अब देखो एक टर्म इसका ड्यूटराइन क्या होता है? ड्यूटराइन कहता है, अगर मान लो ये एक अमीनो एसिड है, जब ये आयनाइज करते हैं आप देखिए इसको, तो ये ऐसा बन जाता है, प्लस हो जाता है, देखो NH3 प्लस कहते हैं, CO माइनस, H और R हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी यहाँ देखो होता है। लाइसिन के तो 10 नंबर थे सर आपके पास, लाइसिन का 10 नंबर क्या था? दो क्वेश्चन थे लाइसिन से, हाँ ये पता है, लाइसिन से 2 क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से इस बार आपके नीट के एग्जाम में, नहीं? और शायद ये केमिस्ट्री में पूछा गया था कि लाइसिन इसमें से बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है। मुझे याद आ रहा है, बायो में भी आया था, केमिस्ट्री में भी आया था, बिल्कुल सही कह रहा है। तो याद हो गया ना, बहल याद हो गया, BAHAL, तो ये अब तीनों याद हो जाएगा। हाँ जी, लाइसिन उसका आंसर था, ठीक है। अच्छा, मेरे दोनों गलत थे, अरे ये इतना आसान क्वेश्चन, अब यही देखो बच्चों, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे आसान क्वेश्चन को गलत करने का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे आसान क्वेश्चन के गलत होने का कोई मतलब नहीं होता। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होता ही है, आसान क्वेश्चन गलत करेंगे आप तो रेस से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे आसान क्वेश्चन में गलत करेंगे आप, लाइसिन क्या होता है, तो कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे? ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको। अब देखिए कितना ज्यादा हाई स्कोर जा रहा है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए इन चीजों के लिए। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसको ड्यूटेराइन कहते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, और इसीलिए कहते हैं अमीनो एसिड जो होता है वो एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आप, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, ये है ना?
तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीनो एसिड। अब देखो कहते हैं कि क्या होता है अगर पूछा जाए आपसे यूज ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले कहते हैं पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड फॉर्मेशन कहते हैं। पेप्टाइड फॉर्मेशन में आता देखो आपको पता है कि कई सारे अमीनो एसिड्स को अगर आप ऐसे जोड़ देंगे, जैसे मान लो हम 3 जोड़ रहे हैं, 3 अमीनो एसिड से देखो 1 2 और 3, इसे कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। और इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। इसको CONH लिंकेज भी कहते हैं, CONH लिंकेज भी कहते हैं। और ये आसान सा चीज है, पता है आपको, देखो C डबल बॉन्ड O OH NH3 NH2 सॉरी H और R यहाँ लगा दो, R लिख दो इसको, और यहाँ देखो फिर लिखो H NH COH H और यहाँ लगा दो R2। तो देखो ये जो OH और ये H है, H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका लिंकेज बचेगा, देखो बचेगा यहाँ CO और यहाँ बचेगा NH, बाकी तो आप लिख लेंगे यहाँ पर। जो इसी लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, CONH। ये भी एक तरह का डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना, क्या कहते हैं पेप्टाइड फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी एक तरह का डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, और इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इधर N होता है और इधर C होता है, तो चाहे कितना भी लंबा बना लेंगे आप, मान लो हमने A1 से लेके A100 तक लगा दिया, इतने सारे अमीनो एसिड लग गए यहाँ पर, तो इसके एक एंड पे हमेशा N आएगा और इस एंड पे हमेशा C आएगा, इसे कहते हैं N टर्मिनल। फर्स्ट वाले को कहते हैं N टर्मिनल, इधर ये N होता है ये वाला, और इधर क्या होगा बताओ, C होता है, हमेशा ये C आएगा, देखो ये वाला C हमेशा आएगा N। इसे कहते हैं C टर्मिनल, इसे कहते हैं C टर्मिनल। ये फर्स्ट होता है, N टर्मिनल को फर्स्ट अमीनो एसिड कहा जाता है और C वाले को लास्ट अमीनो एसिड कहते हैं। जिधर C होता है वो लास्ट होता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाय कन्वेंशन ऐसा कहता है, जिधर से N होगा वही फर्स्ट होता है अमीनो एसिड, और जिधर N होता है वो फर्स्ट है, जिधर C है वो लास्ट होता है। तो एक पेप्टाइड में नंबर ऑफ अमीनो एसिड वेरिएबल होते हैं, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, डाइपेप्टाइड भी होगा ट्राइपेप्टाइड भी होगा, 2 होगा तो डाइपेप्टाइड है, 3 होगा तो ट्राइपेप्टाइड है। ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड है, बट पेप्टाइड लिंकेज कितने बताओ, 1 और 2। ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, डाइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड एक ही पेप्टाइड लिंकेज मिलेगा। समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, क्लियर हुआ सबको? अब इसके बारे में अब विशेष कहानी बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? आज के लिए बेहतर रहने दो, ठीक है बच्चों? अच्छा बताओ, कल कल तो नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है। देखो मैं क्या करूं, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो n-1 होता है, where n is the number of amino acid। देखो ये ट्राइपेप्टाइड है, देखो 3 है, देखो इसमें तो 1 2 लिंकेज है, देखो इसमें, तो ट्राइपेप्टाइड में कितने हो गए, 2 पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है?
नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बॉटनी वाले सर पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।